नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार। जैसे कि हमारे जो है पॉलिटी के लेक्चर चल रहा है, पॉलिटी यानी कि पेपर 2 का ए। ये पेपर 2 का ए जो कंप्लीट हमारा चल रहा है और इसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1। यूनिट 1 में हमारे बहुत सारे लेक्चर अभी कवर किए जा चुके हैं। जैसे कि आपको पता होगा, हमारा संविधान का निर्माण है, उससे संबंधित विशेषताएं हमने पढ़ लिए, मूल संरचना, संविधान संशोधन। उसके बाद हमने उद्देशिका, जो कि प्रस्तावना के नाम से जानी जाती है, जिसे इंग्लिश में प्रेम्बल भी बोला जाता है। तो उनसे संबंधित सारी चीज़ें हमने जान ली है। अब हम जानने वाले हैं मूल अधिकार, जिसे बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, इनसे संबंधित सारी डिटेल हम कंप्लीट रूप में जानेंगे। वैसे तो आपको संविधान में कहाँ पे है ये पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो सबसे पहली बात होती है, ये कहाँ पे है, भाग 3 में। मतलब संविधान के अंतर्गत कहाँ पे है, भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक जो मूल अधिकार उनका वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे अगर मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। जैसे कि हमारे संविधान में बहुत सारे मतलब अलग अलग कंट्रियों से यहाँ पे स्रोत है, जैसे कि जहाँ जहाँ से इनको कंटेंट को उठाकर यहाँ पे लाया गया है, मतलब एक प्रकार से निष्कर्ष बोला जाए तो ये लाया गया है यूएसए से। यूएसए के संविधान से एक प्रकार से प्रभावित है ये। और संविधान मतलब जो भाग 3 है, भाग 3 को एक प्रकार से क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा की अगर बात करूँ मैं, तो मैग्ना कार्टा क्या है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है, ये एक प्रकार से जो अधिकारों का एक प्रकार से हम बोल सकते हैं चार्टर था। अधिकार मतलब जो मानव था, जनता थी, उसके अधिकारों का चार्टर था एक प्रकार से। उसी को लेकर यहाँ पे हमारे भारत में इसको क्या बोला जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। अब मूल अधिकारों की जब बात करें तो इसके संबंध में हम बोलें, जितना अधिक इसका विस्तृत विवरण करें वो हमारे संविधान में एक प्रकार से कम ही माना जाएगा। हमारे संविधान में इतना अधिक इसका विस्तार है, बहुत अधिक अधिकारों को यहाँ पर प्रदान किया गया है मानव को, मतलब जो नॉर्मली जो जनता होती है उसको। क्योंकि आपको पता होगा, जब हमारा भारत जो है 200 वर्ष तक किसकी गुलामी, मतलब एक प्रकार से उपनिवेशिक बनकर रहा है, ब्रिटिश की है, ब्रिटेन का। ठीक है, तो यहाँ पे इनके द्वारा काफ़ी शोषण किया गया जनता का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने इसको यहाँ पे इतना विस्तृत बनाया है। अब जो आगे देखें तो इसका एक प्रकार से मिसयूज होने लगा था मूल अधिकारों का। तो यहाँ 1976 के आसपास आपको पता भी होगा, इनको कंट्रोल करने के लिए मूल कर्तव्य भी बनाए गए। मतलब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भूलकर फंडामेंटल राइट्स का एक प्रकार से दूसरे के फंडामेंटल राइट्स का हनन करने लगा था। तो इसी को ध्यान में रखकर यहाँ 1976 में मूल कर्तव्य को भी लाया गया। तो इनसे संबंधित सारी चीज़ें हम जानेंगे यहाँ पे। तो पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन, जो किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, उनको हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के विषय में आप क्या जानते हैं, इनसे संबंधित आपको क्या बताना है, कुछ जो है मतलब इससे डिटेल बताना है। इसके बाद हम देखें तो परमादेश मतलब एक प्रकार की रिट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है आर्टिकल नंबर 32 के तहत, जो हम पढ़ेंगे। संवैधानिक उपचार मतलब अधिकार, जो मूल अधिकार उसके उपचारों का अधिकार इसको बोला जाता है, या मेडिसिन हम बोल सकते हैं अधिकारों की। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए धर्मनिरपेक्षता के बारे में आप क्या जानते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है आपको उससे संबंधित भी मिलेगा, कहाँ पे, जो प्रस्तावना है उसके कंटेंट के रूप में। और यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में इसका वर्णन किया गया है। तो इसमें आपको यहाँ पे बताना, जो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में यहाँ पे देखना। भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के संबंध में आप क्या समझते हैं, ये दोनों में आपको क्या बताना है अंतर। जैसे कि मैंने बताया था, मौलिक अधिकारों को एक प्रकार से ब्रेकर के रूप में, मौलिक अधिकार क्या है, एक बाइक के समान है, और मौलिक कर्तव्य जो है एक ब्रेकर के समान है। मतलब मौलिक कर्तव्य क्या बताते हैं व्यक्ति को, कि अपने मौलिक जो अधिकार है उसका यूज़ आप सही ढंग से करें। धर्मनिरपेक्षता पर एक निबंध लिखिए। देखिए 2 क्वेश्चन होगा, धर्मनिरपेक्षता, ये भी धर्मनिरपेक्षता। मूल अधिकार के बारे में यहाँ पर शॉर्ट टिप्पणी लिखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार की रेट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। टोटल 5 प्रकार की रेट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें से परमादेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, आगे हम देखेंगे और उनके बारे में। संविधान का अनुच्छेद 14, जो कि समानता के अधिकार को यहाँ वर्णन करता है। यहाँ जो है हम पढ़ेंगे आगे, समानता के अधिकार 14 से 18, उसके बीच में ये देखने को मिलेगा आपको। संविधान में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इसके विषय में आपको बताना है। ये आर्टिकल नंबर 16 में आपको वर्णन किया गया है समानता के अधिकार के अंतर्गत, जो समता के मूल अधिकार उसका दर्जा दिया गया है। और इसमें आपको देखिए कुछ श्रेणी के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी है। यह कैसे न्याय संगत हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, मंडल कमीशन इसके अंतर्गत गठित किया गया था, तो उनके संबंध में हम यहाँ पे आगे जानने वाले हैं। संविधान में पिछड़े वर्गों से संबंधित कुछ विशेष प्रावधानों की चर्चा करना है। जैसे
अल्पसंख्यक लोग हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो आर्टिकल नंबर आपको 29 और 30 दिया है उसमें भी आपको ये वर्णन देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान में समानता के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में आपको वर्णन करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226, देखिए 32 है सुप्रीम कोर्ट के लिए और 226 है हाई कोर्ट के लिए, दोनों में ये रिट जारी करने की जो पावर है वो यहाँ पे दी गई है आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226 में। इसके बाद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और इसके बाद हमको देखना है यहाँ पे अनुच्छेद 15, इनके द्वारा नागरिकों को प्रदत्त जो अधिकार है, समानता के अधिकार की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पे समानता का अधिकार है, विधि के समक्ष समानता। और यहाँ पे जो है 15 में आपको क्या देखने को मिलेगा, लिंग भेद धर्म इनके विभेद, मतलब इनका विभेद को निषेध किया गया है। शिक्षा का अधिकार यहाँ पे दिया गया है, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21A में आपको, जो कि संशोधन के तहत देखने को मिलेगा, इसमें वर्णन किया जाना है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए सबसे ज़्यादा संविधान में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मूल अधिकार से, तो मूल अधिकार एक प्रकार से हार्ट का काम करता है। किसी भी क्वेश्चन पेपर बनाने वाले से आप पूछ लीजिए, मतलब देखना, मतलब जो भी क्वेश्चन पेपर आपके बनते हैं कहीं से भी, जैसे SSC हो, रेलवे हो या कोई भी हो, MPPSC हो, UPSC हो, वहाँ पे जो क्वेश्चन बनाने वाला व्यक्ति है, क्वेश्चन फ्रेम करने वाला व्यक्ति है, वो यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठाएगा मूल अधिकार से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मूल अधिकार से संबंधित। भारतीय संविधान की धारा 19 के अनुसार आपको नागरिकों के अधिकार जो है वो बताना है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार की बात की जा रही है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा का मौलिक अधिकार, ये आर्टिकल नंबर 21A में आपको देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान की धारा 21 की महत्ता को बताना है, इसमें आपको देखने को मिलेगा जैसे 19 और से लेकर क्या है, मतलब 22 तक आपको कंप्लीट रूप में ये अधिकार देखने को मिलेंगे व्यक्ति के, तो इसमें 21 में भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा भारतीय संविधान में मूल अधिकार, ये मूल अधिकार का कंप्लीट रूप से ओवरव्यू आपको देना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, आर्टिकल नंबर 21 की बात, ये आर्टिकल नंबर 19 की बात की जा रही है। प्रजातांत्रिक पद्धति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या सीमा है, भारतीय संविधान में वर्णित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की विस्तृत व्याख्या करना है। मानवाधिकार के संबंध में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कितना विस्तार किया जा सकता है, ये सारा कंप्लीट आपको डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सभी चीज़ों के बारे में आपको आंसर देखने को मिलेंगे, पूरा हम कंप्लीट रूप से जब हम पढ़ लेंगे पूरा मूल अधिकार, तो मूल अधिकार एक लेक्चर में तो कवर नहीं किया जाएगा, ये लगभग 2 लेक्चर में जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है इसको, क्योंकि 2 लेक्चर में इसलिए जाएगा क्योंकि काफ़ी विस्तार इसका दिया गया है। एक लेक्चर में किया जाएगा तो ये काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा और पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं हम एक एक करके सारी चीज़ें संविधान के बारे में। तो आपको पता होगा हमारा जो मतलब जो मूल अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में वर्णित किया गया है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, और आर्टिकल नंबर आपको 12 से 35 तक देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर देखें तो अमेरिकी संविधान से इसको एक्सेस किया गया है, यानी कि USA का जो संविधान है उससे एक प्रकार से इंस्पायर हुए हैं और उससे इसको एक्सेस किया गया है। तो संविधान का स्रोत, जो मूल अधिकार का स्रोत क्या माना जाएगा, USA। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मैग्ना कार्टा अर्थात अधिकारों का एक प्रपत्र या चार्टर हम बोल सकते हैं, जिसमें बहुत सारे अधिकार वर्णित किए गए थे ब्रिटेन के अंतर्गत 1215 में, ठीक है, इंग्लैंड में। तो उसी से इंस्पायर, मतलब एक प्रकार से उसी के तहत हमारे भारत में जो है संविधान में बहुत सारे अधिकारों का वर्णन किया गया है भाग 3 में। तो इसी के कारण भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे कि जो भारत के अंतर्गत जो संविधान है, संविधान में भाग 3 में बहुत सारे अधिकार वर्णित किए गए हैं, जिनको अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे बांटा गया है। जैसे 8 कैटेगरी में हम इनको बांट सकते हैं। 8 कैटेगरी में हमको 12 और 13 के बीच में हमको क्या देखने को मिलेगा, 12 में आपको राज्य की परिभाषा देखने को मिलेगी और 13 में आपको विधि की परिभाषा। विधि की परिभाषा मतलब न्याय संगत विधि, मतलब इस प्रकार की विधि ना बनाया जाए जो मूल अधिकारों का हनन करे या मूल अधिकारों के अनुसार ना हो, तो उस प्रकार की विधि का यहाँ वर्णन किया गया है 12 और 13 में। मतलब 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में विधि की परिभाषा। अब 14 से 18 में क्या वर्णित किया गया है, समानता का अधिकार, ठीक है। इसके अंतर्गत टोटल जो आपको 5 अधिकार देखने को मिलेंगे, 5 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, वो हम आगे देखने वाले हैं। स्वतंत्रता का अधिकार ये देखने को मिलेगा आर्टिकल नंबर 19 से 22 के अंतर्गत। शोषण के विरुद्ध अधिकार देखने को मिलेगा आर्टिकल नंबर 23 से 24, 2 आर्टिकल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में देखने को मिलेगा। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 29 और 30 के बीच में देखने को मिलेगा। संपत्ति का अधिकार, जैसे कि आपको पता है संपत्ति का अधिकार पहले हुआ करता था, परंतु 42वां संविधान संशोधन जब हुआ 1976 में,
42वां संविधान संशोधन नहीं है, 44वां हुआ था, 44वां 1978 में हुआ था। ये तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, तो संपत्ति के अधिकार को उठाकर यहाँ से कहाँ ले चलिए गया, आर्टिकल नंबर 300A में, और इसको बना दिया गया कानूनी अधिकार। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो भाग है यहाँ से कैंसिल कर दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 32, ये एक प्रकार से डॉक्टर का काम करता है, पूरे संविधान का डॉक्टर इसको बोला जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने जो एक प्रकार से देखें तो यहाँ पे हमको इतने प्रकार के आर्टिकल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए हमको कुछ और चीज़ें यहाँ देखिए जी, ये हम देख सकते हैं 44वां संविधान संशोधन के तहत ये आर्टिकल नंबर 31 हटा लिया गया, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे भाग 12 जो है, भाग 12 ये अनुच्छेद नंबर 300 का, जो कि संपत्ति का अधिकार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भाग 12 में। अभी कहाँ देखने को मिला था, भाग 3 में देखने को मिला था, परंतु अभी हम देख सकते हैं आर्टिकल नंबर जो 300A है या 300 का। अब ये जो का है, ए है, बी सी जो भी आपके जुड़ने को मिलते हैं, मतलब साइड में आपको दिखता होगा जुड़े हुए, तो ये संशोधन माने जाते हैं। नॉर्मली अगर इस प्रकार से लिखा देखा जाए तो ये संशोधन नहीं माना जाता, जब इस प्रकार के कैरेक्टर लिखे देखे जाए। जैसे हमारा जो संविधान लागू हुआ था तो हमारे संविधान में आपको 395 आर्टिकल देखने को मिलते हैं, पर वर्तमान में आपको 465 के आसपास देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद की संख्या या आर्टिकल की संख्या नहीं बढ़ी है, बस क्या हुआ है उनकी सब कैटेगरी यहाँ बन गई है। मतलब अगर मान ले 21, तो 21 के बाद में 21A लग गया, यानी कि इसका एक आर्टिकल एक्स्ट्रा गिन लिया जा रहा है, परंतु ओरिजिनली अगर देखा जाए तो 21 तो 21 ही रहेगा। तो इस हिसाब से देखें 395 ही है, परंतु जब सब कैटेगरी गिनी जाए तो यहाँ पे हमको 465 देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ चीज़ें, जैसे कि जो मौलिक अधिकार है उनकी एक प्रकार से स्पष्ट एवं जो निश्चित व्याख्या है या अर्थ बताना उसका काफ़ी कठिन माना जाता है, क्योंकि देश काल जो देश है या परिस्थिति है उसके अनुसार इसका अर्थ में बदलाव किया जा सकता है। अब इंग्लैंड की अगर बात करें तो इंग्लैंड में मूल अधिकार वे अधिकार कहे जाते थे जो बिल ऑफ राइट्स द्वारा जो है जनता ने प्राप्त किए थे। बिल ऑफ राइट्स यानी कि जो मैग्ना कार्टा उसके तहत इसको प्राप्त हुए थे। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका और जो फ्रांस है उसमें इन अधिकारों को नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके अलावा भारतीय संविधान की अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, किंतु भारत में भी एक प्रकार से इन अधिकारों को नैसर्गिक और अप्रतिदेय एक प्रकार से माना गया। मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट, नैसर्गिक मतलब होता है जरूरी, एक प्रकार से हम देखें तो जरूरी अधिकार इनको माना गया है। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ देखिए मूल अधिकार वह आधारभूत अधिकार है जो नागरिकों के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक ही नहीं वरन अपरिहार्य, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट इनको माना गया है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का बहुमुखी विकास संभव नहीं हो सकता। दूसरी ओर अगर बात करें हम तो यह जो अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित होते हैं, मतलब संविधान द्वारा संरक्षित होते हैं, मतलब आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक आपको इनका जो है यहाँ पे संविधान के अंतर्गत संरक्षण मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं अधिकारों, मौलिक अधिकारों के संबंध में आपको काफ़ी व्याख्या देखने को मिलेगी। इसमें राज्य के विरुद्ध यहाँ पे एक प्रकार से गारंटी भी प्रदान की गई है। राज्य की परिभाषा आपको 12 में देखने को मिलती है, ताकि जो राज्य है वो निरकुश ना हो सके, तानाशाह ना हो सके। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो मूल अधिकार ऐसे संवैधानिक सिद्धांत है जो मानव को उसकी गरिमा और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा हमने बात किए थे मैग्ना कार्टा के बारे में, मतलब जो ऐतिहासिक परिदृश्य की अगर बात करें तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मूल अधिकारों का सर्वप्रथम जो विकास है वो हमको इंग्लैंड में देखने को मिलता है, जहाँ पे 1215 में सम्राट जो जॉन थे उन्होंने जनता को प्राचीन स्वतंत्रताओं को मान्यता प्रदान कर अधिकार पत्र, जिसे हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा, उसी के संबंध में भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो मैग्ना कार्टा है मतलब यहाँ पे 1215 में जो सम्राट जॉन थे उन्होंने जनता के अधिकारों के यहाँ पे एक प्रकार से अधिकार प्रपत्र पर हस्ताक्षर किया था, जिसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। 17वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें प्राकृतिक अधिकारों के रूप में मूल अधिकारों की व्याख्या की गई, जिसके अनुसार मनुष्य को कुछ अधिकार राज्य की स्थापना से पूर्व एक प्रकार से प्राप्त थे। यह अधिकार जन्मजात है, मतलब जो भी मौलिक अधिकार व्यक्ति को प्रदान किए गए थे वो जन्मजात यहाँ पे माने जाते थे। इनकी रक्षा के लिए ही समाज और मतलब व्यक्ति समाज व राज्य का निर्माण करता है। इस सिद्धांत के सर्वप्रमुख विचारक जॉन लॉक, जो कि इंग्लैंड के थे, उनके अनुसार व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे जो प्राकृतिक अधिकार है वो जन्मजात प्राप्त होते हैं, जिसे आगे चलकर कई दार्शनिक आए, उन्होंने समर्थन भी किया। आगे बात करें हम अमेरिकी स्वतंत्रता की, यहाँ पे देखें तो अमेरिकी स्वतंत्रता में घोषणा की गई 1776 में,
1776 में यहाँ घोषणा की गई यहाँ पे मूल अधिकारों की। उसके बाद जो फ्रांसीसी घोषणा पत्र है उसमें भी मौलिक अधिकारों के रूप में घोषणा की गई 1789 में। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन जो है उसके द्वारा भी अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई 1948 में। ठीक है, इसी को लेकर मानव अधिकार आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कंप्लीट रूप से हमने देखे यहाँ पे अलग अलग प्रकार से यहाँ घोषणा की गई। एक प्रकार से विकास हमने देखे किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसका विकास हुआ। अब इसके बाद अगर देखें हम भारत की, तो भारत में जो है, भारत में मूल अधिकारों की मांग की बात कर लेते हैं, यानी कि डिमांड्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। तो यहाँ सर्वप्रथम 1895 की बात करते हैं। तो भारत में मौलिक अधिकारों की मांग यहाँ पे देखने को मिलती है 1895 में। स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ से ही अपने जो भावी यानी भविष्य में जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों को केंद्रीय रूप स्वीकार करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था पीछे 200 साल तक जो भारत की जनता उन्होंने मतलब काफ़ी शोषण का सामना हुआ है, काफ़ी शोषण हुआ उनका। तो उसी को देखते हुए केंद्रीय रूप मूल अधिकार को प्रदान करना चाहते थे संविधान निर्माता। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कांग्रेस द्वारा अनेक संकल्प पारित किए गए और काफ़ी मांग किए गए भारतीयों को अंग्रेजों के समान सिविल अधिकार प्रदान करने के लिए। साथ ही 1915 में हम देख सकते हैं श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा होम रूल विधेयक में जो है अधिकार मूल अधिकारों की मांग प्रस्तुत की गई। 1925 में क्या हुआ, 1925 में द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल आया था, उसमें भी मूल अधिकारों की घोषणा निहित थी। इसके अलावा 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। तो नेहरू रिपोर्ट में क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट में भी जो भावी संविधान है, मतलब जो आगे जो संविधान बनाया जाना है उसकी संस्तुति की थी और उसमें मूल अधिकार भी निहित थे नेहरू रिपोर्ट में भी। इसके अलावा देखें तो मार्च 1931 में क्या होता है, कराची अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का कराची अधिवेशन यहाँ पे देखने को मिलता है 1931 में। तो इसमें भी कांग्रेस ने मूल अधिकारों की मांग को दोहराया था। अब इसके अलावा देखें तो 1946 में आपको कैबिनेट मिशन देखने को मिलता है, मतलब भारत की स्वतंत्रता होने वाली है, मतलब स्वतंत्र होने वाला भारत 1946 मतलब 1947 में स्वतंत्र हो जाता है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। इसने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की लिखित गारंटी देना आवश्यक है। कैबिनेट मिशन ने अन्य बातों के साथ साथ मौलिक अधिकारों पर भी रिपोर्ट देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया। अब यहाँ देखिए सलाहकार समिति का गठन हुआ, तो इसलिए जो संविधान सभा है उन्होंने वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, वल्लभ भाई पटेल यानी कि जो लौह पुरुष है हमारे देश के, उनकी अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का गठन किया गया। बाद में जेपी कृपलानी थे, उनकी अध्यक्षता में मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यक पर सिफारिश करने के लिए एक उप समिति का गठन किया गया। मतलब मेन समिति जो है सरदार पटेल के अध्यक्षता में और उप समिति जो है कृपलानी, जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में यहाँ पर गठित की गई। इसमें जो सिफारिशों के आधार पर संविधान में मूल अधिकारों को भी शामिल किया गया। तो ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं भारत में अलग अलग प्रकार से यहाँ पे मांग की गई जो मूल अधिकार है उनकी। अब आगे हम बात करें भारत में मूल अधिकारों की आवश्यकता की। आवश्यकता क्यों पड़ी, उद्देश्य क्या हो सकते हैं मूल अधिकारों के, मतलब हमारे देश में जो संविधान है, संविधान में मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे कि मैंने बताया काफ़ी शोषण हुआ था भारत की जनता का, तो उसी को देखते हुए जो संविधान निर्माता वो चाहते थे कि आगे किसी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम, मतलब जो राज्य है वो तानाशाह ना बन सके, निरकुंस ना हो सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की यहाँ व्यवस्था की गई नागरिकों के लिए, ताकि वो अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जी सके पूरे सम्मान के साथ में। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं भारत में मूल अधिकारों की आवश्यकता के संबंध में। तो देखिए एक प्रकार से अगर देखें तो विश्व के सभी देशों के संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया है, और सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखा जाए तो संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने की आवश्यकता और उद्देश्य एक से प्रतीत होते सभी देशों की। देखें मतलब हम एक प्रकार से तुलना करके देखें तो संविधान में इन मूल अधिकारों के एक प्रकार से शामिल किए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो हम देख सकते हैं उनके मूल्यों का संरक्षण करना। इसके अलावा देखें मूल्यों के संरक्षण के साथ साथ में हम देख सकते हैं जो एक स्वतंत्र समाज के लिए एक प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी ओर अगर बात करें तो लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र को सफल बनाने में भी मूल अधिकार का काफ़ी अहम रोल यहाँ पे देखने को मिलता है। भारत में भी मूल अधिकारों की आवश्यकता महसूस करने के संबंध में हम विशेष कारण के रूप में जानेंगे। तो सबसे पहला कारण हमको देखने को मिलता है यहाँ पे नागरिकों की स्वतंत्रता को खतरा महसूस, मतलब खतरा बढ़ गया था। यानी कि एक प्रकार से भारत में हमको पता है किस प्रकार की प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है। और संसदीय शासन प्रणाली में नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए खतरा और भी बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है जनता के द्वारा जो निर्वाचित सरकार है बहुमत में होने से जनता के हितों के विरुद्ध कार्य कर सकती है।
तो संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करके इसे जो है एक प्रकार से सरकार की शक्ति से परे रखा जाता है, जिससे वे अपने बहुमत की शक्ति का दुरुपयोग करके इन अधिकारों का अतिक्रमण ना कर सके। मतलब जो व्यक्ति मेन पावर पर बैठा हुआ है, जिसको जनता के द्वारा चुना गया है, तो बहुमत सिद्ध होने के पश्चात वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना कर सके, यानी कि जनता जो नागरिक है उसकी स्वतंत्रता को खतरा ना हो सके, इसलिए यहाँ मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? बहुमत और राज्य की शक्ति पर नियंत्रण। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जो बहुमत है, बहुमत का शासन यहाँ माना जाता है। जैसे कि मैंने बात किया अभी, बहुमत का शासन यहाँ पे माना जाता है। किंतु भारत में कुछ धर्म, जाति व नस्ल अपनी जनसंख्या के दृष्टिकोण से अल्पमत है तथा सरकार बनाने में कमजोर सिद्ध होते हैं। तो जिनका ज़्यादा बहुमत रहेगा वही क्या होंगे? पावर में रहेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। मतलब जो अल्पसंख्यक व्यक्ति है वो भी अपने अधिकारों को यहाँ पे मतलब अपने जो है अपने सम्मान या अपने जीवन को है अच्छे से जी सके। तो सदैव असुरक्षा और भय यहाँ पे महसूस ना हो। किसको? अल्पसंख्यक वर्गों को। मूल अधिकारों की उनकी असुरक्षा व भय को दूर एक प्रकार से दूर करने में सहायक हो, क्योंकि यह बहुमत और राज्य की शक्ति पर नियंत्रण भी यहाँ पे लगाता है। इसके अलावा देखें तो समाज के प्रत्येक वर्ग को पूर्ण समानता यहाँ पे दी गई है। आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में अगर देखें हम तो मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने का एक उद्देश्य यही भी है कि प्रत्येक नागरिक को इस बात का पूर्ण बोध हो जाए कि संविधान ने विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया है। ठीक है, और यह उपबंधित किया है कि इस जो है मतलब एक प्रकार से इस सभी अधिकारों मतलब जो भी समानता के अधिकार या फिर जो भी व्यक्ति को मूल अधिकार मिले हैं, तो इन सभी अधिकारों के संबंध में समाज में जो प्रत्येक वर्ग है उसको पूर्ण समानता प्रदान की गई है, जो व्यक्ति की भौतिक और नैतिक पूर्णता के लिए एक प्रकार से आवश्यक माने जाते हैं। व्यक्ति की नैतिक और भौतिक जो पूर्णता है उसके लिए ये आवश्यक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। जैसे कि आर्टिकल नंबर हम बोले 23 और 24 की, तो ये कंप्लीट रूप से इसमें जो है डिस्कशन किया गया इसका। भारत में अधिकांश जनता कैसी है? निरक्षर है, मतलब एक प्रकार से पढ़ी लिखी नहीं है, जिन्हें अपने हितों एवं अधिकारों की समझ नहीं होती। जैसे मान लीजिए अभी आप पढ़ रहे हैं, किस लिए? अभी आप पढ़ रहे हैं अपनी जॉब के लिए। ठीक है, जॉब के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या कर रहे हैं आप संविधान को पढ़ रहे हैं और मूल अधिकार को जान रहे हैं। इनमें से भी कुछ ऐसे होंगे जो मतलब अपनी नौकरी पाने के लिए पढ़ते हैं और कुछ ऐसे होंगे जो नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। तो देखिए, जब आप मजबूरी में पढ़ रहे हैं तो अन्य लोग जो है कैसे पढ़ पाएंगे? तो उनको यहाँ पे अपनी जो एक प्रकार से जो मूल अधिकार उसके बारे में ज्ञान तो होता नहीं, फिर भी मूल अधिकार के संबंध में उनके लिए सुरक्षा रहती है, पर उतनी नहीं रहती। कोई अनावश्यक शोषण न कर सके, इसलिए आपको सभी चीज़ों का यहाँ नॉलेज होना चाहिए मूल अधिकारों का। तो यहाँ देखिए गवर्नमेंट के द्वारा यही बात सिद्ध की गई कि शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि भारत में जो अधिकांश जनसंख्या है वो कैसी है? पढ़ी लिखी नहीं है, जिन्हें अपने हितों और अधिकारों की समझ नहीं होती, इनका आसानी से शोषण किया जा सकता है। इसलिए मूल अधिकार क्या करते हैं? इनके शोषण के विरुद्ध यहाँ पे एक प्रकार से अधिकार प्रदान करते हैं। इसके अलावा जातिवाद, अस्पृश्यता, लिंग असमानता उन्मूलन, इन सभी में सहायक सिद्ध होते हैं जो एक प्रकार से मूल अधिकार है वो। तो इनके उन्मूलन हेतु मूल अधिकार अति आवश्यक होते हैं। मूल अधिकार ही इन्हें समस्त प्रकार के शोषणों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। साथ में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भी यहाँ पे की जाती है। जैसे कि आर्टिकल नंबर 30 की मैं बात करूं, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत, तो अल्पसंख्यक के अधिकारों की यहाँ रक्षा की जाती है। जैसे भारत की बात करें, भारत में धर्म बाहुल राष्ट्र में धार्मिक जो अल्पसंख्यक है उनको अपने धर्म व संस्कृति के प्रति असुरक्षा का भाव यहाँ पे बना हुआ रहता है। मूल अधिकारों के द्वारा अल्पसंख्यकों को उनकी शिक्षा और संस्कृति संबंधी जो अधिकार है उनकी रक्षा के लिए यहाँ पे अधिकार प्रदान किया गया है, जिससे एक सशक्त राष्ट्र और लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। साथ में हम देख सकते हैं विधि के शासन की स्थापना की जा सके। अब विधि के शासन मतलब एक प्रकार से कानून व्यवस्था यहाँ बनाई जा सके, सबसे ऊपर कानून मतलब एक प्रकार से जो संविधान है वो टॉप पर रहे, विधि का शासन यहाँ पर स्थापित रहे। भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के समावेश का उद्देश्य यही माना जाता है, ताकि उन मूल्यों को संरक्षण प्रदान किया जा सके जो स्वतंत्र समाज के लिए आवश्यक हो। तो इस प्रकार अगर देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे माना जाता है भारत में मूल अधिकारों की आवश्यकता से संबंधित, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी, क्या इनका उद्देश्य है। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार जो है मतलब क्यों हमारे देश के संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। अब हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो मूल अधिकारों की विशेषताओं की बात करते हैं, यानी कि फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। तो क्या क्या विशेषता इनकी हो सकती है वो हम यहाँ देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दो प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पे मूल अधिकार जो होते हैं, मूल अधिकारों की निम्न विशेषताओं के अंतर्गत
भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के दृष्टिकोण से नागरिक और विदेशियों में यहाँ पे अंतर किया गया है। यानी कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे जो भारत के नागरिकता वाले व्यक्ति हैं उन्हीं को प्रदान किया गया, विदेशियों को नहीं किया गया। तो जैसे कुछ अनुच्छेद हमको देखने को मिलेंगे यहाँ पे जो नागरिकों को प्रदान किए गए, नागरिकों को यहाँ पे प्रदान किए गए हैं कौन कौन से, जैसे आर्टिकल नंबर 15 यहाँ नागरिकों के लिए है, 16, 19, 29 और 30, ये सभी जो आर्टिकल है वो केवल नागरिक के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये मुख्य विशेषता है इसकी। इसके अलावा हम देख सकते हैं कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है, यानी संविधान में जो मौलिक अधिकार उल्लेखित है उनको 2 श्रेणियों में यहाँ पे बांटा गया है। 2 श्रेणी कौन कौन सी, जैसे कुछ अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक है जो कि राज्य की निषेध आज्ञा यानी राज्य की शक्ति को सीमित करके देते हैं, और दूसरा जो है मौलिक अधिकार मतलब कुछ अधिकार जो है प्रकृति इनकी सकारात्मक है, यानी कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कराते हैं, यानी कि ये राज्य पर भी पाबंदी लगाते हैं। तो एक प्रकार से राज्य के हिसाब से देखें तो निषेधात्मक है, और अगर नागरिक के हिसाब से देखें, जनता के हिसाब से देखें तो ये सकारात्मक है। तो 2 श्रेणी में इनको कैटेगराइज किया जा सकता है या 2 श्रेणी में इनको बांटा जा सकता है। इसके अलावा देखें तो भारतीय संविधान इसमें देखें काफ़ी विस्तृत ये माने जाते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विवेचन दूसरे देश के संविधान की अपेक्षा काफ़ी विस्तृत माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट विशेषता है इसकी। और इसके अलावा कई जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार एक प्रकार से सीमित माने जाते हैं, मतलब हम इस प्रकार नहीं बोल सकते कि मौलिक अधिकार सीमित है, कंडीशन के अनुसार इसको जो है सीमित किया जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा आपातकाल की स्थिति, आपातकाल की स्थिति में आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़कर सभी अधिकार यहाँ पर क्या किए जाते हैं, बैन कर दिए जाते हैं। तो मौलिक अधिकारों को सीमित मतलब असीमित नहीं बोला गया, ये सीमित है। इसलिए देखें बहुत सारे जो है एक प्रकार से राज्य के द्वारा इसमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है। व्यवहारिकता पर आधारित है, व्यवहारिकता पर आधारित मतलब सैद्धांतिक नहीं है, ये व्यवहारिकता पर आधारित है और संपूर्ण समाज के लिए काफ़ी उपयोगी है। इनमें क्या होता है, सभी नागरिकों के लिए समानता के अधिकार के साथ ही साथ जो है अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं जो अन्य पिछड़े वर्ग की उन्नति है उनके विकास के लिए यहाँ पे विशेष व्यवस्था की गई है। मतलब एक प्रकार से बोले तो ये व्यवहारिक रूप से यहाँ पे वर्णित किए गए हैं। साथ में अगर इनका हनन होता है तो ये वाद योग है। वाद योग मतलब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अपने हनन जो अपने अधिकारों के हनन के उपलक्ष्य में, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे आर्टिकल नंबर 32 में 5 प्रकार की रिट का वर्णन किया गया है जो कि मौलिक अधिकारों के हनन के उपलक्ष्य में यहाँ पे क्या की जाती है, मतलब जारी की जाती है। और आर्टिकल नंबर 32 तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट का, आर्टिकल नंबर 226 हो गया किसका, हाई कोर्ट का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना जैसे कि हमने पीछे बात किए थे। इसके अलावा देखें तो भारतीय संविधान में जो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है वो कैसे है, एक प्रकार से प्राकृतिक अधिकार नहीं है। मतलब हम अगर बोलें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो नागरिकों को एक प्रकार से कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं दी गए, ये मौलिक अधिकार उल्लेखित है यहाँ पे, और ये कानूनों से ऊपर है। सारे कानून मतलब जो मौलिक अधिकार है संसद और राज्य विधानमंडल के जो भी कानून बनाए गए हैं उन सभी कानूनों से टॉप पर इनको माना जाता है। इसके अलावा ये जो है सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाते हैं ताकि इन अधिकारों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन ना किया जा सके। अगर सरकार अनुचित प्रबंध लगा भी देती है तो न्यायालय द्वारा उन प्रतिबंधों को हटा दिया जाता है या अवैध करार दे दिया जाता है न्यायालय द्वारा। जैसे कि मैंने बताया आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 26 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और यहाँ हाई कोर्ट दोनों ये जो है गवर्नमेंट के जो भी विधायक जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं उन पर अंकुश लगा सकती है या असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अब आपातकाल की बात करते हैं। तो आपातकाल क्या होता है, आपातकाल मतलब होता है देखिए जो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बचाए रखने के लिए समय समय पर गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं। तो 3 प्रकार के आपातकाल हम देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, राज्य आपातकाल अर्थात हम बोल सकते हैं राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। तो तीनों आपातकाल हमको देखने को मिलते हैं। हालांकि 2 आपातकाल तो हमको काफ़ी देखने को मिले, वित्तीय आपातकाल लगने की चांसेस आए थे परंतु लगा नहीं है अभी तक। तो यहाँ देखिए आपातकाल की दृष्टि में जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार को राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से सिर्फ संवैधानिक आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है, उनको खत्म नहीं किया जा सकता, यानी कि बैन लगाया जा सकता है एक तरीके से। इसके अलावा हम देखें तो संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार मतलब 8 कैटेगरी में हमने देख लिए थे, अलग अलग भाग हमने देखे, जिसमें से 12 और 13 जो है वो शुरुआत है, यानी कि उनमें क्या है राज्य की परिभाषा और विधि की परिभाषा दी गई है। लास्ट के जो 7 बचे हैं उनमें से संपत्ति का अधिकार हटाकर कहाँ ले चलिए गया है, कानूनी अधिकार। तो बचे 6, जैसे कि समानता का अधिकार बचा है, स्वतंत्रता का अधिकार बचा है। उसके अलावा देखें तो शोषण के विरुद्ध है, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये टोटल 6 आपको देखने को मिलेंगे। तो उन 6 के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं
आर्टिकल नंबर 12 की। आर्टिकल नंबर 12 मतलब होता है, ये हम बात करें यहाँ पे तो ये राज्य की परिभाषा यहाँ वर्णित की गई है कंप्लीट रूप में। और राज्य क्या क्या हो सकते हैं, राज्य शब्द का अर्थ होता है गवर्नमेंट, मतलब जो मौलिक अधिकारों का हनन करेगी, ठीक है। तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे आती है वो हम देख लेते हैं। जैसे जो कार्यकारी एवं विधायी अंग है, कार्यकारी विधायी अंग यानी कि जो संसद होती है, संसद के दो पक्ष होते हैं, एक तो लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। तो कार्यकारी और विधायी अंग दोनों जो कानून बनाता है और जो कानून को एग्जीक्यूट करता है, दोनों चीज़ें वहाँ पे आ जाएगी। सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और संसद, भारत की संसद, ये कंप्लीट रूप में किसके अंतर्गत आएगी, राज्य के अंतर्गत। अगर इनके द्वारा हनन किया जाता है तो वो राज्य की परिभाषा में, और उसके खिलाफ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास हम जा सकते हैं हमारे अधिकारों के विरुद्ध अगर हनन होता तो। इसके बाद राज्य सरकार के विधायी अंग, राज्य सरकार मतलब स्टेट के अंतर्गत भी आपको पता होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव में एक होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। तो दोनों यहाँ पे हम देख सकते हैं, दोनों जो विधानमंडल के अंतर्गत दोनों पक्ष है वो भी राज्य के अंतर्गत यहाँ पे शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा निचले लेवल पर देखें तो स्थानीय निकाय, नगर पालिका हो सकती है, पंचायत हो सकती है, जिला बोर्ड हो सकता है, सुधार, न्यास, ये सभी राज्य की परिभाषा, मतलब ये इनके द्वारा भी अगर हनन किया जाता है व्यक्ति के अधिकारों का तो भी सुप्रीम कोर्ट यहाँ सामने निकल कर आता है और रिट जारी करता है। साथ में हम देखें तो अन्य सभी निकाय, जैसे कि हम देख सकते हैं वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण, जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, ठीक है, सेल हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, ये भी राज्य की परिभाषा में शामिल किए जाएंगे। अगर इन सभी के द्वारा फंडामेंटल राइट का हनन किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सामने निकल कर आता है। तो यह अधिकार हम देखें तो केंद्र तथा राज्य सरकारों पर ही बाधित नहीं बल्कि अन्य संस्थाएं, स्थानीय संस्था, उन पर भी लागू होता है। जैसे हमने देखें ग्राम पंचायत है, जिला बोर्ड, नगर निगम, अन्य प्राधिकार, तो सभी चीज़ें हैं इनमें हम देख सकते हैं जो राज्य की परिभाषा है इसमें ये लागू होता है। तो इन सभी के द्वारा यहाँ पे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता, नहीं तो सामने सुप्रीम कोर्ट, देखिए तलवार लटकी है सुप्रीम कोर्ट की तो वो सामने खड़ा ही है। आर्टिकल नंबर 32 के तहत उसको पावर है कि अगर इनके द्वारा किसी प्रकार का हनन किया जाता है या किसी प्रकार की विधि बनाई जाती है जो मौलिक अधिकारों का हनन करे तो उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। तो ये तो हो गई राज्य की परिभाषा आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत। दूसरे देखते हैं अब विधि की परिभाषा, मतलब एक प्रकार से मूल अधिकार, इसके अंतर्गत क्या डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत। इसमें दी गई है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां है उनको असंवैधानिक करार दे दिया जाएगा, ऐसी यहाँ व्यवस्था की गई है। तो क्या व्यवस्था की गई है, देखिए ऐसी कोई विधि जो संसद के द्वारा, कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा मतलब बनाई जा रही है और अगर वो मूल अधिकारों के संबंध में नहीं है, संविधान में वर्णित जो भी व्यवस्था है उसके अनुसार नहीं है तो उसको असंवैधानिक करार दे दिया जाएगा। परंतु 368 के तहत अगर संविधान संशोधन करके वो विधि बनाई जाती है, जो नॉर्मली यहाँ पे संविधान संशोधन करके आर्टिकल यहाँ पे बना दिए जाते हैं, तो उसको यहाँ पे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। वो आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत विधि की परिभाषा के तहत नहीं आएगा। 368 मतलब संशोधन करने के पश्चात, और संशोधन किए बगैर अगर विधि बनाई जाती है और अगर वो मौलिक अधिकारों को हनन करती है तो उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। तो वही यहाँ बात की जा रही है। तो आर्टिकल नंबर 13(1) क्या बोलता है, यह घोषित करता है कि इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रवत जो विधियां थी उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे एक प्रकार से भाग 3 के उपबंधों से असंगत है। यानी कि भाग 3 में जो भी वर्णित किया गया है मूल अधिकार में, उससे अगर मैच नहीं करती है वो विधि तो उसको एक प्रकार से क्या किया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा, असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। और अनुच्छेद नंबर 13 क्या बोलता है, 13(2) क्या बोलता है, यह उपबंधित करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को एक प्रकार से छीनती है या फिर न्यून करती है, कम करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। मतलब अगर जैसे मतलब कंप्लीट रूप में कानून बनाया गया है, कानून के 6 भाग हैं, ठीक है, और 6 भाग में से यहाँ हम देख सकते हैं 2 ऐसी विधि है, 2 भाग है जो फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है, तो 2 भाग को यहाँ पे मतलब अलग कर दिया जाएगा। परंतु कोई कानून है जिसको मतलब एक प्रकार से सेपरेट नहीं किया जा सकता, वो कंप्लीट रूप से जो विधि है वो असंवैधानिक घोषित कर दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 13(2) में ये बोला गया है। अब ये जो अनुच्छेद है मूल अधिकारों को व्यवहारिक रूप देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की घोषणा करता है तथा उनकी प्रकृति का निर्धारण भी करता है। जैसे 13(1) और 13(2) में कुछ सिद्धांत यहाँ पर वर्णित किए गए हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत हमको देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, जैसे मान लीजिए लेजिस्लेटिव जो विधायिका होती है वो क्या करती है, कानून बनाती है, और एग्जीक्यूटिव होती है जो कानून को एग्जीक्यूट करती है, परंतु जुडिशरी यहाँ बीच में टांग अड़ाने का काम करती है। क्यों, क्योंकि इसको पावर है
जुडिशल रिव्यू की। क्यों? देखिए यहाँ पे अगर संविधान मतलब एक प्रकार से कोई विधेयक बनाए, मतलब एक प्रकार से कोई कानून बनाया गया है, कोई लेजिस्लेटिव के द्वारा कोई कानून बनाया गया है, तो वो फंडामेंटल राइट या फिर संविधान के अनुरूप है या नहीं है, तो इसको चेक एंड बैलेंस करने का काम किसका होता है? जुडिशल, मतलब जो एक प्रकार से जुडिशरी का होता है, न्यायपालिका का होता है। और अगर उसको एक प्रकार से वहाँ पर गलती पाई जाती है या फिर वो संविधान के अनुरूप नहीं है, तो उसको नल एंड वॉइड यानी कि असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? न्यायपालिका के द्वारा। तो ये इसी को बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। जुडिशल रिव्यू की शक्ति किसकी होती है? ये आर्टिकल नंबर 13 में दी गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसको प्रदान करती है? न्यायपालिका को। इस शक्ति के तहत न्यायालय विधायिका द्वारा पारित अधिनियमों की जो है असंवैधानिक, मतलब एक प्रकार से संवैधानिकता की जांच करता है। और यदि राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय ऐसे कानून या कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है और उनको एक प्रकार से गलत कंडीशन में या गलत पाए जाने पर उनको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। फिर देखें पृथक्करण का सिद्धांत। तो पृथक्करण का सिद्धांत यानी हम देख सकते हैं यदि राज्य द्वारा निर्मित कोई विधि मतलब जो कोई भाग है वो मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह पूर्णतः असंवैधानिक या शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। मतलब बल्कि उसमें से कुछ भाग, जैसे कि मैंने अभी बताया था, जैसे 3 भागों में डिवाइड है वो कानून, तो 3 भाग में से जो भाग असंवैधानिक मतलब एक प्रकार से असंगत है उसी को बस यहाँ पे हटाया जाएगा। पृथक्करण का सिद्धांत इसको बोला जाता है, पृथक्करण। उसको एक भाग को हटा दिया जाएगा, परंतु अगर हटाए जाने योग्य नहीं है तो कंप्लीट जो विधि है उसको शून्य कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है आर्टिकल नंबर 13 में, हम देख सकते हैं 1 और 2 में। फिर भावी प्रवर्तन का सिद्धांत भविष्य में हम देख सकते हैं। तो जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है। ठीक है, इसका भावी प्रभाव है। और भारतीय जो संविधान है उसके लागू होने के पूर्व प्रवत जो विधियां थी उस पर मूल अधिकार का प्रभाव उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि से मूल अधिकार लागू हुए। मूल अधिकार कब से लागू हुए हैं? 1950 से। ठीक है, उसके पहले ये जो है इसमें प्रवर्तन मतलब एक प्रकार से ये लागू नहीं होगा। तो संविधान के प्रवर्तन के पूर्व किए गए कार्यों के संबंध में संविधान की पूर्व विधियां लागू हो सकती है। इसके अलावा देखें तो आदित्य जन्य का सिद्धांत हम बोल सकते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ बिहेवियर। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जिसे संविधान द्वारा मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं वह अपनी इच्छा से त्याग नहीं कर सकता। इसी को बोला जाता है आदित्य जन्य का सिद्धांत। जबकि अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में यह सिद्धांत लागू है, वहाँ कोई भी नागरिक स्वेच्छा से अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ सकता है, परंतु भारत में कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकता अपनी इच्छा के फलस्वरूप। फिर आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का मतलब ओवरलैपिंग करना, एक प्रकार से एलिप्स करना। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसके बारे में, संविधान के प्रवर्तन के पूर्व भारत में जो विधियां थी जो मूल अधिकार से असंगत थी वह समाप्त नहीं होगी। मतलब जब मौलिक अधिकार लागू हुए उसके पूर्व की विधियों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे उनको एक प्रकार से समाप्त नहीं किया जाएगा बल्कि निष्क्रिय हो जाती है। ऐसी विधियां मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती है, मूल अधिकार उसको ओवरलैपिंग कर लेते हैं। तो ये तो कंप्लीट रूप में हमने देखे हैं 12 और 13 के बारे में, कुछ चीज़ें और जाने। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं जो नेक्स्ट हमारे देखने को मिलेंगे समानता का अधिकार, जो हम देखने वाले हैं यहाँ पे। देखिए समानता का अधिकार है, उसके बाद हम देखेंगे वर्ग, एक प्रकार से जो वर्ग है, धर्म है, लिंग है, जाति, उसके आधार पर विभेद का निषेध करता है। फिर लोक नियोजन के विषय में, फिर अस्पृश्यता, और एक प्रकार से अगर देखें तो उपाधियों का अंत। ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, समानता के अधिकार की बात करते हैं। समानता के अधिकार को कहाँ से कहाँ तक वर्णित किया गया है? 14 से 18। जैसे कि हमने पहले बात किए थे 6 कैटेगरी हमको देखने को मिली थी। एक तो संपत्ति का अधिकार हटा लिया गया है, तो 6 कैटेगरी में हमको पहला कैटेगरी देखने को मिलती है 14 से 18, जो कि समानता का अधिकार कहलाता है। समता का अधिकार हम बोल सकते हैं, राइट टू इक्वलिटी। तो यहाँ देखिए इनका जो वर्णन है 14 से 18 द्वारा जो है मतलब एक प्रकार से संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को समता का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में एक प्रकार से समता का जो आदर्श है वो अनुच्छेद 14 में निहित है, और अनुच्छेद 14 में समानता एक प्रकार से या समता का सामान्य नियम दिया गया है जो व्यक्तियों के मध्य अतार्किक विभेद को वर्जित कर कानून के समक्ष समानता को लागू करता है। इसके अलावा 15, 16, 17, 18 में जो है अनुच्छेद 14 में निहित सामान्य नियम के विशिष्ट उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। तो मतलब डेफिनेशन हमको 14 में देखने को मिलेगी, और उसके अलावा जो एक प्रकार से अगर देखें तो 15, 16, 17, 18 इनमें आपको उसका उदाहरण देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 14 की ही, आर्टिकल नंबर 14 की बात करें तो इसमें जो है विधि के समक्ष समानता हमको दी गई है। तो यहाँ देख सकते हैं विधि के समक्ष समानता, बाकी ये जो है अभी 15 में देखने को मिला है, यहाँ ये 16 में देखने को मिला है, ये 17 में,
और ये 18 में। यहाँ अनुच्छेद 14 की अगर बात करें तो विधि के समक्ष समानता आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो आपको विधि के समक्ष समता और एक विधियों के समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये एक प्रकार से कहाँ से लाई गई है, ये मतलब ब्रिटेन से देखने को मिलेगी, ठीक है, ब्रिटेन और ये यूएसए अमेरिका। तो इसको पॉजिटिव बोला जाता है, इसको नेगेटिव बोला जाता है। अब यहाँ नेगेटिव क्यों है, उदाहरण के रूप में देखें, जैसे मान लीजिए आप एक जो है बिस्किट का पैकेट खरीदने गए, बिस्किट का पैकेट मान लीजिए 100 रुपये का है, ठीक है। तो 100 रुपये एक गरीब व्यक्ति भी जाएगा तो 100 रुपये पे करेगा, और एक करोड़पति व्यक्ति भी जाएगा तो 100 रुपये पे करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव सिद्धांत है कि नहीं, जबकि इस व्यक्ति करोड़पति व्यक्ति के लिए ये चीज़ें जो है महंगी हो जाना था, और ये चीज़ जो है मतलब जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए सस्ती हो जाना था। परंतु यहाँ कैसा होता है, यहाँ एक और उदाहरण लेते हैं हम, जैसे डायरेक्ट टैक्स का। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स में हम देख सकते हैं कोई भी व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए यहाँ स्लॉट बना दी गई है, जैसे मान लीजिए 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो कमाएगा उसके लिए यहाँ पे 5% टैक्स लगाया गया है। फिर अगर कोई व्यक्ति 10 लाख से 15 लाख के बीच में कमा रहा है तो उसके लिए अलग टैक्स लगेगा। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए प्रोग्रेसिव व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। तो इसलिए विधियों के समान संरक्षण की जो व्यवस्था है उसको यूएसए के उससे हम देख सकते हैं, और ये पॉजिटिव मानी जाती है, और ये ब्रिटेन में देखने को मिलती है, ये नेगेटिव मानी जाती है। तो दोनों के बारे में हम देख लेते हैं, थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पे। यहाँ ये उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा, अब मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। तो जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे देखिए विधि के समक्ष जो समता है उसके बात करें, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इस पदावली में क्या होता है, ब्रिटेन की सामान्य विधि से इसको ग्रहण किया गया है, और यह एक प्रकार की नकारात्मक अभिव्यक्ति है, जिसका अर्थ क्या होता है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, यानी कि संसद की सर्वोच्चता यहाँ मानी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे किसकी सर्वोच्चता मानी जाती है, जुडिशरी, यानी न्यायपालिका की सर्वोच्चता यहाँ पे मानी जाती है, या संविधान की सर्वोच्चता यहाँ पे मानी जाती है। तो विधि के समक्ष समता मतलब कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, सभी व्यक्ति देश के कानून के अधीन है। कानून के समक्ष जो विभिन्न व्यक्ति है उसमें किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। यहाँ मतलब 100 रुपये की चीज़ है तो हर एक व्यक्ति के लिए 100 रुपये की ही रहेगी। राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा। इसके अलावा देखें तो उस कानून को सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से लागू किया जाएगा। तो ये है विधि के समक्ष समता, ये अनुच्छेद नंबर 14 के अंतर्गत वर्णित की गई है। और दूसरी चीज़ वर्णित की गई है विधियों के समान संरक्षण, यानी कि डायरेक्ट टैक्स वाला आप उदाहरण ले सकते हैं। तो ये जो पद्धति है वो अमेरिका से ग्रहण की गई है। यह एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है। इसका अर्थ क्या होता है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों पर समान कानून लागू होगा, अर्थात समान परिस्थिति वाले व्यक्ति में कोई विभेद नहीं किया जाएगा, उन पर एक जो है एक ही विधि लागू की जाएगी। दूसरे शब्दों में अगर बोले हम तो विभिन्न व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक स्थितियां अलग अलग होती है, अतः सभी पर कानून लागू करते समय उन अंतरों को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो काफ़ी प्रोग्रेसिव विधि है, पॉजिटिव विधि इसको माना जाता है। तो यहाँ सिंपल रूप में हम देख सकते हैं संविधान द्वारा विभिन्न दिए गए जो समानता के अधिकार है उसका अर्थ यह कभी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को हर मामले में समान रखा जाए, यानी विधि के समक्ष समता मतलब हर मामले में उसको समान रखा जाए, ये ऐसा मतलब नहीं है इसका। ऐसा ना तो स्वाभाविक है और ना ही व्यवहारिक रूप से सही है। समानता का वास्तविक अर्थ माना जाता है कि समानों में समान, यानी कि जो व्यक्ति करोड़पति है, करोड़पति में जितने भी व्यक्ति होंगे उनमें एक प्रकार से समानता मानी जाएगी, ठीक है। और जो गरीब व्यक्ति है उनमें एक प्रकार से समानता मानी जाएगी। तो समानों में समान का मतलब यही होता है, एक ही प्रकार की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के बीच धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है। तो ये आर्टिकल नंबर 14 आपको समझ में आएगा, विधि के समक्ष समानता, ठीक है। दूसरी चीज देखने को मिलती है आर्टिकल नंबर 15, जिसके अंतर्गत आपको धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर निषेध या प्रतिषेध यहाँ देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत आपको इसके उपखंड देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद नंबर 15 का 1, 2, 3, 4 और 5 देखने को मिलते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें तो 14 के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। पहला तो जैसे कि स्वाभाविक रूप से अगर देखें तो जो हम बोल रहे हैं विधि के समक्ष समानता, तो समाज का प्रत्येक वर्ग अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं की दृष्टि से एक भिन्न इकाई होता है, इसलिए प्रत्येक कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। जो 14 है, अनुच्छेद 14 विधायी वर्गीकरण का वैध एक प्रकार से विधायिनी वर्गीकरण को वैध मानता है तथा संरक्षणात्मक जो भेदभाव है, संरक्षणात्मक भेदभाव को स्वीकार भी करता है। किंतु यह वर्गीकरण युक्तियुक्त होना चाहिए, या मतलब एक प्रकार से ना कि मनमाना या स्वेच्छाधारी होना चाहिए, मतलब एक प्रकार से कंडीशन के अनुसार बदलते हुए रहना चाहिए। मनमाना या स्वेच्छाधारी यहाँ पे माना नहीं जा सकता। इस वर्गीकरण के युक्तियुक्त होने के लिए 2 शर्तें यहाँ होनी चाहिए। जो विधायी प्रक्रिया है उसका वर्गीकरण का आधार वास्तविक तथा तथ्यपूर्ण होना चाहिए,
दूसरी चीज, जो वर्गीकरण किया जाना है वो तर्कसंगत संबंध उस उद्देश्य से होना चाहिए जिसकी पूर्ति जो है हेतु कानून विशेष का निर्माण किया गया हो। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं जैसे 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को मताधिकार नहीं दिया गया है। इस प्रकार जो उपयुक्त वर्गीकरण है उसका आधार आयु है। इसके पीछे यह विचार निहित है कि निश्चित आयु प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति अपने मताधिकार का ठीक ढंग से प्रयोग कर सकता है। किंतु अगर इस वर्गीकरण का आधार केवल वही लोग मत देख सकते हैं जिनके बाल सफ़ेद हो, तो ये कानून जो है एक प्रकार से गलत हो सकता था। ठीक है, इसका आधार क्या था, मतलब एक प्रकार से तर्कसंगत माना नहीं गया है। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ देखने को मिलती है। अब अनुच्छेद नंबर 15 में हमको ये देखने को मिला, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर निषेध। तो अनुच्छेद नंबर क्या बोलता है कि इसके द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल नागरिकों को प्रदान किया गया है, विदेशियों को नहीं। यह अनुच्छेद 14 के जो समानता का अधिकार उसका व्यवहारिक रूप है। यह अधिकार सामाजिक समानता स्थापित करता है जिसके अंतर्गत 5 खंड देखने को मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो पहले में हमको देखने को मिलता है, जो पहला है अनुच्छेद नंबर 15 का 1, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर इनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। मतलब केवल की बात हो रही है यहाँ पे। केवल शब्द का प्रयोग ध्यान देने योग्य है यहाँ पे। मतलब इन 5 आधारों को जो है, इन 5 आधारों पर केवल लगाकर अगर वर्जित किया जाता है व्यक्ति को, तो वो विभेद पर निषेध लगाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हो सकती है, जैसे मान लीजिए कोई नौकरी के लिए, कोई विशेष नौकरी के लिए कोई, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी पीएचडी है और उस पद के लिए पीएचडी वाले की जो है योग्यता चाहिए, तो पीएचडी वालों की यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट है और उन्हीं को यहाँ भर्ती किया जा रहा है, बाकी को यहाँ नहीं किया जा रहा, तो ये सही माना जाएगा। परंतु धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इनके इन 5 आधारों के ये प्राइमरी नहीं होना चाहिए। ये प्राइमरी नहीं होना चाहिए, मतलब केवल यही नहीं होना चाहिए, कुछ अन्य आधार भी यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। तो केवल शब्द को यहाँ ध्यान देने योग्य बनाया गया है। अनुच्छेद नंबर 15 क्या बोलता है, 15.2 बोलता है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी अन्य नागरिक से सार्वजनिक स्थान, जैसे कि हम बोल सकते हैं हम कोई दुकान में गए, कोई होटल में गए, या कोई मनोरंजन स्थान, कुआं, तालाब, बावड़ी, सड़क, सार्वजनिक जो स्थान होते हैं उस पर भेदभाव जो है वर्जित किया जाएगा। ठीक है, प्रवेश मतलब एक प्रकार से वहाँ प्रवेश वर्जित नहीं किया जाएगा, जो भी भेदभाव किया जा रहा है उसका निषेध किया जाएगा। यह अधिकार नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त है। ठीक है, नागरिकों के जो अधिकार है, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध यहाँ पे प्राप्त है। और इस अनुच्छेद का मुख्य उदाहरण क्या है, हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करके भारत में एक नए समाज की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अनुच्छेद नंबर 15 क्या बोलता है, 15.3 बोलता है कि इस अनुच्छेद के तहत जो राज्य है स्त्रियों और बालकों की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध बना सकती है। ठीक है, विशेष उपबंध मतलब यह जो है अनुच्छेद एक प्रकार से 15.1 और 15.2 के लिए एक प्रकार से 15.2 और 15.1 को एक प्रकार से सामान्य नियम का अपवाद यहाँ माना जाता है। मतलब स्त्री और बच्चों के लिए कोई विशेष कानून यहाँ बनाए जा सकते हैं, जैसे स्त्री और बालकों की शारीरिक बनावट तथा सामाजिक स्थिति ऐसी होती है जिनका आसानी से शोषण किया जा सके, जिसके कारण उन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो वे सामाजिक कुरीतियाँ जैसे बाल विवाह है, बहु विवाह है, सती प्रथा आदि का शिकार आसानी से हो जाते हैं। तो पूर्ण रूप से पुरुषों पर आश्रित थी उस समय अगर देखें स्त्रियां, तो उन्हीं को देखते हुए यहाँ पे राज्य को उनके लिए जो है विशेष कानून बनाने का यहाँ पे अधिकार प्रदान किया गया है आर्टिकल नंबर 15.3 में। ठीक है, जो इसके लिए अपवाद सिद्ध होते हैं। समानता के नियम का उल्लंघन ये माना जाता है, किंतु सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु महिलाओं के पक्ष में राज्य सकारात्मक कार्रवाई कर सकता है, ऐसा यहाँ पे मतलब जो है नियम बनाया गया है। उदाहरण के लिए अगर बात करें हम, तो राज्य महिलाओं की उन्नति के लिए विशेष शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है, उनमें महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित कर सकता है। विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया गया है। इसके अलावा महिलाओं की उन्नति के लिए यहाँ हम देखें तो समय समय पर राज्य ने कई कानून भी बनाए हैं। महिला मतलब जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, इस प्रकार के कानून हमको महिला मतलब जो स्त्री है उसके लिए देखने को मिलते हैं, जो कि इन दोनों का अपवाद सिद्ध होता है, 1 और 2 का। अब अनुच्छेद 15.4 में क्या बोला गया है, 15.4 में बोला गया है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के जो किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए मतलब अनुसूचित जाति जनजाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, अनुच्छेद नंबर 15.4 में बोला गया है। जैसे कि 15.1 और 15.2 के सामान्य नियम का जो अपवाद माना जाता है, ये भी मतलब 1 और 2 में जो बात की गई है उसमें 3 भी अपवाद है और 4 भी अपवाद है, मतलब इसका खंडन ये करता है 3 और 4। तो यहाँ देखें, इसमें प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ये जोड़ा गया था।
इसके द्वारा भी सामाजिक न्याय की स्थापना की गई है। यह राज्य को विवेकीय शक्ति प्रदान करता है। यदि राज्य उचित समझे तो पिछड़ा वर्गों के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान यहाँ बना सकता है। शर्त क्या हो सकती है कि विशेष वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हो, तभी राज्य इस ओर कदम उठा सकता है। अनुच्छेद नंबर 15(5) में क्या बोला गया है? अनुच्छेद नंबर 15(5) में जैसे यहाँ एक और चीज देख लेते हैं 15(4) में। तो 15(4) में उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, राज्य द्वारा इनकी उन्नति के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में क्या की जाती है, सीट का उल्लेख किया गया है। 15(5) में क्या बोला गया है? 15(5) में राज्य अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा संस्थानों को छोड़कर अन्य सरकारी शिक्षा संस्थान है, निजी शिक्षण संस्थान है, चाहे वह सहायता प्राप्त हो या नहीं हो, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों या सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए जो अभ्यर्थी है उसको प्रवेश के लिए आरक्षण दे सकता है। मतलब यहाँ पे अन्य जो पिछड़े वर्ग है उनको यहाँ पे आरक्षण प्रदान किए जाएंगे जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें। यह अनुच्छेद संविधान के जो है 93वां संविधान संशोधन 2005 में इसको जोड़ा गया था। इस संविधान के क्रियान्वयन के द्वारा सरकार ने केंद्रीय शिक्षण संस्थान उसमें प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 को पारित किया गया था, जिसके तहत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सीटें आरक्षित की गई थी। तो ये 5 प्रकार के हमने देखे, और जिनमें जो 5 है मतलब 5 वर्ग है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। इनके अलावा कुछ और चीजें हो सकती है जिनमें विभेद किया जा सकता है, और 1 और 2 का खंडन करते हैं 3 और 4, यहाँ हम देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमको देखने को मिलता है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं 16। उसके पहले हमको 15 के अंतर्गत ही क्रीमी लेयर देखने को मिलते हैं। क्रीमी लेयर के बारे में आप जान सकते हैं, जैसे मान लीजिए ओबीसी तो आप सभी जानते होंगे, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग जो होता है। ओबीसी में भी कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो उच्च तबके के होते हैं, मतलब जिनके मतलब पेरेंट्स या घर में जो होते हैं जैसे कि नेता हो गए, मतलब एक प्रकार से पार्लियामेंट में सदस्य हो गए, या फिर कोई ए बी मतलब ए क्लास और बी क्लास के जो अधिकारी यानी कि ग्रुप ए ग्रुप बी की सेवा में जो अधिकारी है उनमें अधिकारी हो, तो उस वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पे क्या होता है, उनको आरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है, तो उन्हीं को यहाँ पे क्रीमी लेयर के तहत रखा जाता है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी। जैसे हम यहाँ देखें, जैसे संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति है, जैसे कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग सदस्य, इसके अलावा अध्यक्ष जो है उसके सदस्य है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनसे संबंधित जो भी व्यक्ति है इन परिवारों को क्या किया जाएगा, यहाँ पे क्रीमी लेयर के तहत रखा जाएगा। ग्रुप ए और ग्रुप बी की सेवा में जो क्लास मतलब ग्रुप ए और ग्रुप बी क्लास के जो सेकंड अधिकारी है उनमें केंद्रीय राज्य सेवा में एक प्रकार से, इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बैंक, बीमा, विश्वविद्यालय आदि में पदस्थ जो समकक्ष जो अधिकारी है वो इस क्रीमी लेयर के तहत यहाँ पे शामिल किए जाएंगे। जैसे सेना में कर्नल है, इसके ऊपर के रैंक में अधिकारी है, जैसे नौसेना है, वायुसेना, अर्धसैनिक बलों में समान रैंक के व्यक्ति है, तो इन सभी को क्रीमी लेयर में शामिल किया जाएगा। डॉक्टर है, कोई अधिवक्ता है, इंजीनियर है, कलाकार है, लेखक है, सलाहकार, ये सभी पेशेवर व्यक्ति किसके अंतर्गत आएंगे, क्रीमी लेयर के तहत आएंगे। व्यापार, वाणिज्य, उद्योगपति जो भी व्यक्ति इसमें लगे हैं वो भी क्रीमी लेयर में आएंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग के। अब ये आपको कंडीशन याद रखना है, अन्य पिछड़ा वर्ग के ही सभी है ना। शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन है, जिनके पास एक निश्चित सीमा तक कृषि भूमि और रिक्त स्थान, सारी चीज़ हमको देखने को मिली, क्रीमी लेयर में आएंगे। जिन लोगों की सालाना आय हम देख सकते हैं 1 लाख से लेकर 2.5 लाख है। 1993 की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए 1993 में हमको 1 लाख से मतलब जो है 2.5 लाख देखने में, सालाना आय यहाँ 6 लाख देखने को मिलती है अभी वर्तमान में। तो 6 लाख रुपए है जिनके पास, तो उनको यहाँ पे जो है क्रीमी लेयर के तहत रखा जाएगा, मतलब उनको आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पे नहीं दी गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 16, उसके बाद हम देखेंगे 17 और 18। तो यहाँ देखिए 16 की बात क्या की जा रही है। 16 में आपको देखने को मिलेगा लोक नियोजन, लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन मतलब जैसे आप जॉब पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं अभी, तो वो एक प्रकार से लोक नियोजन हो गया, पब्लिक सर्वेंट हम बन रहे हैं, तो उसी में यहाँ अवसर की समता बात की जा रही है, किसी प्रकार से यहाँ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, तथा इसी अनुच्छेद में इस मूल अधिकार के कुछ अपवाद का भी उल्लेख किया गया है। और यह मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, बल्कि मतलब हम देखें तो विदेशियों को यहाँ पे प्राप्त नहीं है। तो इसको भी 5 उपखंड में विभाजित किया गया है, जैसे 16(1) है, 16(2) है, 16(3) है, 16(4) है और 16(5) है। तो 16(1) में क्या बोला गया है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या फिर नियुक्ति से संबंधित जो विषय है उसमें सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। इस अनुच्छेद की अपेक्षा एक प्रकार अगर देखें तो प्रत्येक नागरिकों को योग्यता एवं प्रतिभा के आधार पर राज्य के अधीन जो सेवा है उसमें नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाएंगे। योग्यता के आधार पर, ऐसा मतलब भेदभाव अन्य किसी चीज पे नहीं किया जाएगा, योग्यता के आधार पर यहाँ पे नौकरी यहाँ पे प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद नंबर 16 में क्या बोला गया है, 16(2) में
राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंशक्रम, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब इन सभी में किसी भी प्रकार का इनको आधार नहीं माना जा सकता है। इन आधारों पर उसको अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा और या विभेद नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है? विभेद केवल 7 आधारों पर वर्जित है। जो उपरोक्त 7 आधार मैंने बताया, जैसे कि आर्टिकल नंबर 15 में हमने बात किए थे। इनके अलावा अगर बात करें, देखिए अन्य आधार भी यहाँ हो सकते हैं, जैसे भाषा है, शारीरिक योग्यता है। जैसे आर्मी के लिए अगर बात करें तो काफ़ी गठीला शरीर यहाँ पे होना होता है। तो अगर जिसका एक प्रकार से मतलब जो है गठीला शरीर न हो, आर्मी के अनुसार या सेना में भर्ती होने लायक ना हो, तो उनको यहाँ पे विभेद किया जा सकता है। परंतु जो 7 आधार मैंने बताया उनके लिए यहाँ पे विभेद नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता में भी विभेद किया जा सकता है। जैसे कुछ पद ऐसे होते हैं जहाँ शैक्षणिक योग्यता काफ़ी ऊंची होती है, तो उसमें निचली योग्यता वाले व्यक्ति को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तकनीकी योग्यता, जैसे हम देखें तो जैसे इसरो में भर्ती होने के लिए तकनीकी योग्यता जरूरी होती है, तो अन्य लोगों को यहाँ पर भर्ती नहीं किया जाएगा। तो यहाँ इन सभी में यहाँ पे मतलब भेदभाव किया जा सकता है, मतलब जो मैंने कारण बताया। परंतु जो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, स्थान, निवास स्थान, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 15 में 5 आधारों पर प्रतिषेध था। 16 में 2 आधार और बढ़ गए हैं, जैसे वंशक्रम, मतलब किस वंश का है, और निवास स्थान, इनको भी यहाँ पे ऐड कर लिया गया है। फिर 16(3) क्या बोलता है? 16(3) में हम देखें तो यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी जो शर्त है वो लागू कर सकता है। अनुच्छेद 16 का ये अपवाद माना जाता है। इस अनुच्छेद को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था? पिछड़े वर्गों के, जो पिछड़े राज्य है उसके निवासियों के विकास की मुख्य धारा, मतलब जो पिछड़े राज्य है उसके निवासियों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ना इसका मुख्य कारण था। आर्टिकल नंबर 16(3) में यह बात कही गई है। और दूसरी बात क्या है इसमें? केवल मतलब शक्ति जो है संसद को दी गई है, ना कि राज्य विधानमंडल को। अब आर्टिकल नंबर 16(4) क्या बोलता है? इसमें राज्य को शक्ति दी गई है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में नियुक्ति या पदों के लिए आरक्षण कर सकता है, यदि राज्य की राय में उस वर्ग का जो उस वर्ग का लोक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो, तो इसे लागू करने के लिए 2 शर्तें यहाँ दी गई है। मतलब 16(4) में ये 2 शर्तें यहाँ पर संसद को दी गई है, मतलब राज्य को शक्ति यहाँ प्रदान की गई है। 2 शर्तें यहाँ पे हो सकती है, जैसे वर्ग पिछड़ा हो, अर्थात सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हो, उसके लिए यहाँ पे अलग से मतलब एक प्रकार से बोले तो आरक्षण किया जा सकता है, और उसे राज्य के अधीन पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना मिल सका हो, तो यहाँ पे एक प्रकार से देखें तो आरक्षण दिया जा सकता है। इसके अलावा देखें तो जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग शब्दावलियों की संविधान में कोई परिभाषा नहीं दी गई है। जैसे आर्टिकल नंबर 340 में हम देखें तो राष्ट्रपति को पिछड़े वर्ग के एक प्रकार से अवधारण के लिए आयोग के स्थापना करने की शक्ति यहाँ प्रदान की गई है। आयोग इस बात की जांच करके अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को देगा कि कौन सा वर्ग पिछड़ा है, मतलब पिछड़े वर्ग की कोटि में आता है। आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकार पिछड़े वर्ग में आने वाले जो लोग हैं उनको एक प्रकार से निर्दिष्ट करेगी, स्पेसिफाई करेगी। मतलब इसी के तहत हम देखें 1979 में हमको तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई ने डीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारण के लिए एक प्रकार से जो मंडल आयोग है, जैसे हम यहाँ देखने वाले हैं मंडल आयोग, तो मंडल आयोग का यहाँ पे गठन किया गया था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की यहाँ पे नियुक्ति की गई थी, उसे मंडल आयोग भी हम बोल सकते हैं। आयोग ने अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा 3000 से अधिक जातियों की पहचान की जो सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी थी। आयोग ने इस अन्य पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में यहाँ पे हम देखें 27% आरक्षण यहाँ पे दिया गया। और 10 वर्ष के पश्चात अगर देखें तो 1990 में अगर देखें तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह आए थे, तो बीपी सिंह ने सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण की यहाँ पे सिफारिश की गई थी और यहाँ पे घोषणा कर दी गई। तो इस प्रकार सरकारी नौकरियों में टोटल जो आरक्षण है 50% हो गया। इसके अलावा जो मंडल कमीशन है, मंडल कमीशन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं, फिर अनुच्छेद नंबर 16(5) देखेंगे। तो 1979 में मोरारजी देसाई सरकार के अंतर्गत इसको गठन किया गया था बीपी मंडल की अध्यक्षता में। अनुच्छेद नंबर 340 में राष्ट्रपति को ये पावर दिया जाता है और उसको ये सिफारिश देंगे, उसके तहत ये गठन किया जा सकता है। 27% आरक्षण यहाँ पे दिया गया था और टोटल आरक्षण अगर देखें तो 50% हमको देखने को मिलता है। अनुच्छेद नंबर 16(5) क्या बोलता है? एक प्रकार से तीसरा अपवाद हम इसको बोल सकते हैं। तीसरा अपवाद कैसे? इसके अनुसार लोक पदों के लिए धर्म के आधार पर असमानता करना वर्जित है, किंतु इस अनुच्छेद के अधीन राज्य किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं के क्रियाकलापों का प्रबंधन करने के लिए किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के मानने वाले लोगों को नियुक्त करने के लिए यहाँ पे कानून का निर्माण कर सकता है। तो ये भी यहाँ पे एक प्रकार से अपवाद का कारण बनता है।
चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 17 की, जिसमें बात की गई है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी की बात की गई है। तो यहां हम देख सकते हैं अस्पृश्यता यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो इस अनुच्छेद की अगर बात करें तो इस अनुच्छेद के तहत हम देख सकते हैं यहाँ पे अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करना मतलब किया गया है। यह अस्पृश्यता से उत्पन्न अयोग्यता को लागू करने के लिए एक प्रकार से दंडनीय घोषित कर सकता है। अनुच्छेद नंबर 17 और एक प्रकार से हम अनुच्छेद नंबर 35 की बात कर लेते हैं। तो इसके अधीन संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर 1955 में अगर देखें तो 1955 में देखिए यहाँ पे जो 1955 है उसमें नागरिक अधिकारों की रक्षा का एक प्रकार से यहाँ पे अधिनियम लागू किया था, जिसे बोलते हैं नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। एक प्रकार से देखें तो उसको अस्पृश्यता हम बोल सकते हैं, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 यहाँ लागू किया गया था। उसी को यहाँ पर संशोधन किया गया 1976 में, और यहाँ पे हम देखें तो इसको संशोधन करने के पश्चात यहाँ पे बाद में इसका जो नाम है वो बदल दिया गया, यानी कि नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम उसको 1955 कर दिया गया। कब? 1976 में। पहला इसका नाम क्या था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम था। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था की गई और अस्पृश्यता शब्द को संविधान में ना ही अधिनियम से मतलब एक प्रकार से संविधान में भी परिभाषित नहीं किया गया है, एक प्रकार से अधिनियम में परिभाषित यहाँ पर नहीं किया गया है। जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 जो है यानी कि नागरिक अधिकार रक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसके तहत 6 माह का कारावास, 500 रुपये दंड अथवा दोनों शामिल यहाँ पे किए जा सकते हैं। जो व्यक्ति इसके तहत दोषी करार दिया जाए उसे संसद या राज्य विधानमंडल चुनाव के लिए अयोग्य करार देने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं अस्पृश्यता का अंत कहाँ देखने को मिलता है? अनुच्छेद नंबर 17 में। अब लास्ट देखते हैं राष्ट्र मतलब एक प्रकार से अनुच्छेद नंबर 18 उपाधियों का अंत यहाँ बात की गई है। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, जैसे पुराने समय में हमने देखा था बहुत सारे टाइटल्स यहाँ पे प्रदान किए जाते थे, राय बहादुर, महाराजा साहब, एक प्रकार से अलग अलग यहाँ पे उपाधि दी जाती थी। तो ये इससे संबंधित यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो ये अनुच्छेद क्या बोलता है? भारत में ब्रिटिश शासनकाल में प्रचलित सामंतशाही परंपराएं एवं जो उनकी उपाधि है उनका अंत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इन उपाधियों का अंत करना इसलिए किया गया है, अंत इसलिए किया गया है क्योंकि इससे समाज में भेदभाव उत्पन्न होता था। उपाधियों को समाप्त करने के लिए 18 में जो है 4 प्रावधान दिए गए हैं, जैसे कि यह निषिद्ध करता है कि राज्य सेना या विद्या, मतलब राज्य सेना मतलब जैसे कर्नल है, ठीक है, और इसके अलावा विद्या की बात करें तो PhD है, इसके अलावा अगर कोई उपाधि है तो उनको यहाँ पे निषेध किया जाएगा। यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। और तीसरी चीज क्या बोली गई? विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास किसी पद के धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं की जाएगी। ये तीसरा है इसके अंतर्गत। और राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट मतलब मतलब जो एक प्रकार से पुरस्कार है, उपलब्धि है, पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो 4 प्रावधान किए गए हैं कहाँ पे? अनुच्छेद नंबर 18 में। इसके अलावा जो उपरोक्त प्रावधान है उसमें स्पष्ट किया गया है कि औपनिवेशिक राज्य के समय दिए जाने वाले जो वंशानुगत पद है, जैसे महाराजा साहब है, राज बहादुर है, राय बहादुर है, राज्य साहब, दीवान बहादुर, इन सभी को अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित किया गया है क्योंकि यह सब राज्य के समक्ष समानता के अधिकार के विरुद्ध थे। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ देखने को मिली। तो हमने सारी चीज़ यहाँ पे देख ली हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे कि 1996 में उच्चतम न्यायालय ने जिन उपलब्धियों को संवैधानिक वैधता उचित ठहराया है उनमें हम देख सकते हैं पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इस प्रकार से ये वैध है। उच्चतम मतलब जो न्यायालय है उनने कहा है कि पुरस्कार उपाधि नहीं है, यह अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है इससे। इस तरह समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है ये जो उपाधि यहाँ पर दी गई है। हालांकि यह व्यवस्था दी गई है कि पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति नाम के आगे प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग नहीं करेगा। जैसे हम बोल देते हैं किसी का नाम है उसके आगे अगर हम पद्म विभूषण लगाते हैं या बाद में पद्म विभूषण लगाते हैं तो ऐसा यहाँ पर वर्जित किया गया है, ठीक है। और अगर ऐसा प्रयोग करता है कोई व्यक्ति तो उसके पुरस्कारों को उसको त्यागना पड़ेगा। इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना हम देख सकते हैं 1954 में की गई थी। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी के क्रम में उसको तोड़ दिया गया था। पुनः 1980 में इसको प्रारंभ कर दिया गया। तो इस प्रकार हमने देखे सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट के तहत समानता के अधिकार हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारा जो चलेगा वो स्वतंत्रता का अधिकार चलेगा। तो हम देख लेते हैं एक बार हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की हैं ताकि आपके दिमाग में एक बार फिर से पिक्चर क्रिएट हो जाए। तो हमने मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा। मूल अधिकार भाग 3 में 12 से 35 तक मैग्ना कार्टा इसको बोला जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया हमने पुराने ईयर में जो आया है।
उसके बाद हमने 8 कैटेगरी देखे थे। 8 कैटेगरी में 7 कैटेगरी देखने को मिली, जिसमें से अनुच्छेद नंबर जो 31 है वो हटा लिया गया है और इसको पहुंचा दिया गया 12 अनुच्छेद नंबर 300 का में। अब बचे 6, तो 6 कैटेगरी को हमने डिस्कस किया। 6 कैटेगरी में हमने कुछ देखें, अर्थ एवं विकास के बारे में बात करें, भारत में मांग इसकी, भारत में मूल अधिकारों की आवश्यकता या उद्देश्य, उसकी विशेषताओं के बारे में जाना। फिर जो पहली कैटेगरी थी 12 और 13 राज्य की परिभाषा हमने देखें, विधि के संगत मतलब विधि की परिभाषा यहाँ देखें। उसके बाद हमने समानता का अधिकार 5 कैटेगरी में देखा, जैसे हम देख सकते हैं विधियों के समक्ष समानता, धर्म, मूल वंश, जाति, ये सभी हमने देखे यहाँ पे। यानी कि 14 में हमने 2 चीज़ें देखे, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की व्यवस्था। अनुच्छेद नंबर 15 में हमने देखे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, केवल ये 5 आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा, कोई सेकेंडरी मैटर ये बन सकते हैं। जैसे 5 उपखंड इसमें देखें, जिसमें 2 थे, 2 के बारे में यहाँ पर बाद दिया गया 3 का, ठीक है। क्रीमी लेयर के बारे में देखें, अनुच्छेद नंबर 16 में भी लोक नियोजन के अवसर पर 7 जो प्रकार बताए गए थे उसमें विभेद नहीं किया जाएगा, कुछ अन्य आधार इसके माने जा सकते हैं। 5 खंड इसके भी बताए गए थे। मंडल कमीशन के बारे में देखा, उसके परिणाम, फिर अस्पृश्यता का अंत देखा अनुच्छेद नंबर 17 में, जिसके अंतर्गत सारी चीज़ें हमने देखें। फिर अनुच्छेद नंबर 18 में हमने उपाधियों का अंत, जिसमें 4 प्रावधान है वो देखे हमने, और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उच्चतम न्यायालय ने यहाँ पे डिफाइन की है। तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब जो नेक्स्ट हमारा देखने वाले हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार और आगे के कुछ अधिकार, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और उपचारों के विरुद्ध मतलब जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। इसके बाद भी कुछ और आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट में आपको देखने को मिलेंगे, वो हम कंप्लीट रूप में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में तो हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट जरूर किया करिए और शेयर जरूर किया करिए, मतलब दूसरों तक पहुंचाने का काम आपको करना है। मैं कंप्लीट रूप में लेक्चर यहाँ आपको डेली मतलब नियम अनुसार प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपकी भी जिम्मेदारी कुछ बनना चाहिए। तो शेयर जरूर करें, दूसरे लोगों को यहाँ तक लाने का आपका प्रयास रहना चाहिए, ठीक है। आपके प्रयास से ही यहाँ पे हम देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है अपनी सेवाओं को प्रदान कर पाएंगे। तो इस प्रकार हमारा कंप्लीट लेक्चर ये हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।